हेलो दोस्तों, वेलकम टू पायोज एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिलीवरेबल्स ऑफ प्रोसेस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का फर्स्ट पार्ट देखेंगे, जिसमें हम लाइन लिस्ट के बारे में एकदम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Payos. Learn the smarter way. देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू लाइन लिस्ट। देखो, लाइन लिस्ट मतलब क्या है? लाइन लिस्ट इज अ डिटेल्ड टेबल यूज्ड टू डॉक्यूमेंट द टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोसेस लाइंस इंक्लूडिंग डेटा सच एज इंसुलेशन रिक्वायरमेंट्स, मटेरियल, प्रेशर, टेम्परेचर एटसेट्रा। देखो, लाइन लिस्ट मतलब क्या है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें एक टेबल हम बनाएंगे और उसमें जो भी लाइन है उसके सभी डिटेल्स, जैसे कि इंसुलेशन रिक्वायरमेंट है क्या, उसका साइज क्या है, उसका एमओसी क्या है, डिजाइन टेम्परेचर क्या रहेगा, ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या है, डिजाइन प्रेशर क्या है, ऑपरेटिंग प्रेशर क्या है, ये सब डिटेल्स एकदम डिटेल में उसमें फिल करेंगे। उसे हम बोलते हैं लाइन लिस्ट। क्लियर है लाइन लिस्ट क्या है? ओके। उसके बाद लाइन लिस्ट रिलीज करने का काम सिर्फ प्रोसेस इंजीनियर का है क्या? नहीं, लाइन लिस्ट में प्रोसेस इंजीनियर इन्वॉल्व रहता है, पाइपिंग इंजीनियर इन्वॉल्व रहता है, मैकेनिकल इंजीनियर भी उसमें इन्वॉल्व रहता है। क्लियर है? ओके। उसके बाद इंडस्ट्री में अगर आप देखते हो तो उसमें दो तरह के कैड सॉफ्टवेयर्स होते हैं। कैड मतलब क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर्स। क्लियर है? अब कैड दो तरह के कौन कौन से हैं? एक इंटेलिजेंट कैड सॉफ्टवेयर है और दूसरा नॉन इंटेलिजेंट कैड सॉफ्टवेयर है। इंटेलिजेंट कैड सॉफ्टवेयर मतलब क्या है? जैसे कि अविवा स्मार्ट P&ID है, उसमें जो भी लाइंस आप ड्रॉ करते हो उसमें लगने वाला रिड्यूसर्स, अगर कोई प्रेशर ब्रेक है तो, स्पेक ब्रेक है तो वो ऑटोमेटिकली आपको इंडिकेट करता है। उसे हम बोलते हैं इंटेलिजेंट कैड सॉफ्टवेयर। क्लियर है? अब अगर आप इंटेलिजेंट कैड सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो उसमें अगर आपको लाइन लिस्ट बनाना है तो आप सिंपली P&ID ड्रॉ करो। उसके लिए सबसे पहले आपको लाइब्रेरी बनानी पड़ेगी। लाइब्रेरी में जो भी सिंबल्स आप यूज करना चाहते हो उसको बनाओ, उसका अलग अलग कैटेगरी बनाओ और उस कैटेगरी में से अलग अलग सिंबल यूज करके आप डायरेक्ट P&ID ड्रॉ करो और उस P&ID से जो भी लाइन लिस्ट है वो ऑटोमेटिकली आपको एक्सट्रैक्ट करके मिलेगा एक्सेल में। क्लियर है? ये होता है इंटेलिजेंट कैड सॉफ्टवेयर में। उसके बाद अगर आपके पास नॉन इंटेलिजेंट कैड सॉफ्टवेयर है, इसका मतलब वहां पे आपको इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। उस केस में हमारे पास कौन से सॉफ्टवेयर रहते हैं? ऑटो कैड। अब ऑटो कैड में देखो, जो भी लाइन साइज है, एमओसी है, वो सब हम मैन्युअली डालते हैं, टेक्स्ट में डालते हैं, तो वो चीजें हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें मैन्युअली एंट्री करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, जो भी पाइपिंग डिपार्टमेंट है या फिर कैड की टीम है वो क्या करती है, एक टेबल बनाती है, उसमें लाइन नंबर, लाइन कहां से कहां तक है, उसका साइज क्या है, ये सब चीजें मेंशन करती है। उसके बाद वो डेटा प्रोसेस इंजीनियर के पास आता है। प्रोसेस इंजीनियर उसमें जो भी प्रोसेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो फिल करता है। उसके बाद वही लाइन लिस्ट मैकेनिकल और पाइपिंग टीम के पास जाती है। वो लोग क्या करते हैं, उसमें जो भी प्रोसेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन फिल की है उसके हिसाब से जो भी पाइप स्पेक्स है वो अपडेट करते हैं, या फिर इंसुलेशन रिक्वायर्ड है तो उसका थिकनेस कैलकुलेट करके अपडेट करते हैं, और तब जाके एक कंप्लीट फुल प्रूफ लाइन लिस्ट बनती है। ओके। वो बनने के बाद एक चेकर होता है, उसके बाद अप्रूवर रहता है और तब जाके वो P&ID क्लाइंट को रिलीज की जाती है। क्लियर है? ओके। अब लाइन लिस्ट कैसी होती है वो देखते हैं। देखो, हमने आपके लिए यहाँ पे एक लाइन लिस्ट का टेम्पलेट बनाया। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले कंपनी का लोगो रहेगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट का टाइटल है, उसके बाद ईपीसी जॉब नंबर। यहाँ पे आपको जो भी आपका जॉब नंबर है वो फिल करना पड़ेगा। मान लो हमारा यक्स 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 है। ओके। अब हमने यहाँ पे जॉब नंबर फिल किया। उसके बाद क्लाइंट नेम, मान लो हमारा क्लाइंट नेम है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। ओके, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर है? उसके बाद प्रिपेयर्ड बाय, ये लाइन लिस्ट कौन बना रहा है उसका नाम हमें यहाँ पे डालना है। उसका नाम मान लो PQR है। ओके। उसके बाद चेक कौन कर रहा है? XYZ। उसके बाद रिव्यू कौन करेगा? ASD। उसके बाद अप्रूव कौन करेगा? अप्रूव करेगा ZXC। क्लियर है? ये सब चेकिंग होने के बाद आपकी P&ID रिलीज होगी। और जो भी प्रिपेयरर है वो क्या करेगा, जिस डेट पे वो बना रहा है उसका डेट डालेगा। मान लो मैं यहाँ पे आज की डेट डालता हूँ। क्लियर है? उसके बाद चेकर जब चेक करेगा तो उसकी डेट डालेगा, रिव्यूअर उसकी डेट डालेगा, अप्रूवर उसकी डेट डालेगा, और जब भी अप्रूव करेगा उसी दिन हम उसे रिलीज कर देंगे। क्लियर है? ये ऊपर का इंफॉर्मेशन हमें कैसे भरना है। ओके। उसके बाद लाइन रेफरेंस। देखो, सबसे पहले जो भी लाइन के डिटेल्स है वो हमें फिल करने पड़ेंगे। सबसे पहले क्या है? P&ID नंबर। P&ID नंबर मतलब क्या है? P&ID नंबर इंडिकेट्स द पेज ऑन विच लाइन इज लोकेटेड। मतलब जिस पेज पे वो लाइन जिसका हमें इंफॉर्मेशन भरना है वो पेज का नंबर हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा। मान लो अब वो P&ID का नंबर है
WBF20 C00101। क्लियर है? ये मान लो पे एंड आईडी का नंबर है। उसके बाद लाइन कहां से आ रही है, मतलब वो लाइन किस इक्विपमेंट से जा रही है उसका नाम हमें यहाँ पे डालना है, या फिर किसी टैपिंग से निकल रही है तो उसका नाम यहाँ पे डालना पड़ेगा। मान लो ये V200 से जा रही है, मतलब वेसल नंबर 200 से वो जा रही है, इसीलिए हमने यहाँ पे V200 फिल किया। उसके बाद लाइन 2, मतलब लाइन कहां तक जा रही है, मान लो ये वेसल 200 से P201 में जा रहा है। क्लियर है? इसका मतलब ये जो भी लाइन है वो एक वेसल से निकलकर एक पंप में जा रहा है। ओके, जो वेसल का नंबर है V200 एंड पंप का नंबर है V201। क्लियर है? उसके बाद जो भी फ्लूइड जा रहा है उसका फेज कौन सा है, मतलब वेपर फेज है, लिक्विड फेज है, या फिर मिक्स्ड फेज है। क्लियर है? यहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन भी दिया है, वेपर फेज है, लिक्विड फेज है, वेपर लिक्विड है, या फिर स्लरी है। मान लो हमारे केस में लिक्विड है। देखो ये सिलेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है, अगर आपका वेपर लिक्विड फेज रहेगा तो उसमें टू फेज फ्लो है, तो उस हिसाब से पाइपिंग वालों को सपोर्ट्स डिजाइन करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ सपोर्ट डिफाइन करना पड़ेंगे। क्लियर है? इसीलिए उसका फेज कौन सा है वो डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? मान लो हमारे केस में लिक्विड है, क्योंकि वो पंप को जा रहा है तो हमने यहाँ पे लिक्विड कंसिडर किया। ओके, अब उसका डेंसिटी कितना है, मान लो उसका डेंसिटी हम 1000 कंसिडर करते हैं। ओके, उसके बाद लाइन साइज, यहाँ पे हमें लाइन साइज डिफाइन करना है। लाइन साइज में यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन दिया है, देखो एनबी में हमें लाइन साइज डिफाइन करना है। ओके, मैंने यहाँ पे 40 एनबी सिलेक्ट किया। उसके बाद जो भी प्रोसेस फ्लूइड है उसका एब्रीवेशन क्या है, अगर आप पी एंड आईडी का लेजेंड शीट देखोगे तो उसमें आपको ये सभी एब्रीवेशंस मिलेंगे। उसमें से जो भी एब्रीवेशन उस प्रोसेस फ्लूइड का है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, मान लो यहाँ पे मैं कूलिंग वाटर सिलेक्ट करता हूँ। ओके, कूलिंग वाटर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। उसके बाद यूनिट कोड, देखो कोई भी प्लांट अगर आप देखते हो तो वो अलग अलग यूनिट्स में डिफाइन रहता है, मतलब प्रोसेस यूनिट, यूटिलिटी सेक्शन, फिनिश्ड एरिया सेक्शन, उस हिसाब से उसको अलग अलग यूनिट कोड दिया रहता है। ओके, उस हिसाब से जो भी आपका लाइन है वो कौन से यूनिट कोड में है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, मान लो ये लाइन जो है वो B01 यूनिट में है। ओके, तो मैंने यहाँ पे B01 सिलेक्ट किया। उसके बाद सीक्वेंस नंबर, सीक्वेंस नंबर देखो, सीक्वेंस नंबर में आपको क्या करना है, जो भी आपका पाइप का नंबर रहेगा एक यूनिक नंबर रहेगा जो कि रिपीट नहीं होगा। ओके, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। मान लो ये मेरी फर्स्ट ही लाइन है तो मैं इसे 001 नंबर देता हूँ। क्लियर है? अब देखो कभी कभी कैसे फिलोसफी रहती है, क्लाइंट बोलता है कि मुझे हर यूनिट वाइज लाइन नंबर चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके फिल्टर लगाना पड़ेगा यूनिट को, तब जाके आपको पता चलेगा लास्ट सीक्वेंस नंबर क्या है। ओके, और उसके आगे आपको नंबर देना पड़ेगा। क्लियर है? अगर एक के नीचे एक है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, इसके नीचे आप 002 दे सकते हो, 003 दे सकते हो, लेकिन अगर वो अलग अलग यूनिट्स की लाइन है तो आपको यूनिट नंबर के वाइज पे डिफाइन करना पड़ेगा। क्लियर है? सीक्वेंस नंबर क्या है? ओके, उसके बाद क्लास, देखो क्लास मतलब क्या है, जो भी पाइप है उसका पाउंड रेटिंग कितना है, मतलब 150 क्लास का पाइप है, 300 क्लास का पाइप है, 600 क्लास का है, 900 क्लास का है, 1500 का है, वो हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। मान लो ये जो भी लाइन है 150 क्लास का है, ये भी आपको एक समरी में मिलेगा कि 1 मतलब क्या है, 3 मतलब क्या है, 6 मतलब क्या है, 9 मतलब क्या है। यहाँ पे 1 मतलब 150 क्लास है, 3 मतलब 300 क्लास, 6 मतलब 600, 9 मतलब 900, 15 मतलब 1500। ओके, तो मैं 150 क्लास का लाइन है, इसके लिए मैं 1 सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद पाइप का एमओसी क्या है, पाइप के एमओसी के लिए भी अलग अलग सिंबल्स डिफाइन किए हुए हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे सी कंसिडर करता हूँ। ओके, उसके बाद करोजन अलाउंस, करोजन अलाउंस कितना आपको कंसीडर करना है, मान लो इस केस में मैं 6 mm कंसीडर करता हूं। देखो करोजन अलाउंस अगर आपका करोजन होने वाला मटेरियल है तो ही आपको कंसीडर करना है, अगर आप वहां पे एसएस का लाइन अगर कंसीडर कर रहे हो तो आपका करोजन अलाउंस 0 आएगा। क्लियर है? ओके, उसके बाद शेड्यूल नंबर, देखो शेड्यूल के हिसाब से भी यहाँ पे हमने अलग अलग कोड दिए, शेड्यूल 10, शेड्यूल 20, शेड्यूल 40, इसका मतलब क्या है वो आपको उस समरी में देखना पड़ेगा। ओके, मान लो शेड्यूल 40 मतलब डी है तो मैं यहाँ पे डी सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद इंसुलेशन उस लाइन को चाहिए क्या, अगर इंसुलेशन चाहिए तो वो कौन से टाइप का चाहिए, देखो अब ये कौन सा लाइन है, कूलिंग वाटर का लाइन है। कूलिंग वाटर में एक तो आप कोल्ड इंसुलेशन दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे इतनी जरूरत नहीं है, अगर आपका चिलिंग लाइन है तो आपको कोल्ड इंसुलेशन देना पड़ेगा। अब
यहाँ पे कूलिंग वाटर का लाइन है तो मैं नो इंसुलेशन सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे नो इंसुलेशन सिलेक्ट किया। बाकी ऑप्शंस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, पीपी मतलब पर्सनल प्रोटेक्शन, एचआई मतलब हॉट इंसुलेशन, सीआई मतलब कोल्ड इंसुलेशन, ईटी मतलब इलेक्ट्रिक ट्रेसिंग, एसटी मतलब स्टीम ट्रेसिंग। क्लियर है। अब कूलिंग वाटर का लाइन है तो मैं यहाँ पे नो इंसुलेशन सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद ये जो इंसुलेशन का थिकनेस है वो पाइपिंग टीम वाले डिफाइन करते हैं। अगर ये कैसे डिफाइन करते हैं उसके लिए अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो देखो, जो भी आपका लाइन का टेम्परेचर है और प्रेशर है उसके हिसाब से उसका जो भी लाइन साइज है उस बेसिस पे जो भी इंसुलेशन का थिकनेस है वो डिफाइन किया जाता है। ओके, अब यहाँ पे कोई इंसुलेशन हम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हम यहाँ पे 0 mm डाल देते हैं। क्लियर है। उसके बाद देखो, अगर यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक ट्रेसिंग या फिर स्टीम ट्रेसिंग प्रोवाइड कर रहे हो, ओके, इलेक्ट्रिक ट्रेसिंग या फिर स्टीम ट्रेसिंग प्रोवाइड कर रहे हो तो ये प्रोवाइड करके आपको लाइन में कितना टेम्परेचर मेंटेन करना है वो अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ पे लिखोगे वो। क्लियर है। अब यहाँ पे हमारा ना इलेक्ट्रिक ट्रेसिंग है ना स्टीम ट्रेसिंग है। ओके, तो लाइन में जो भी टेम्परेचर है वही मेंटेन रहेगा, इसके लिए हम यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। ओके, मान लो मैंने यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल किया। अब देखो, ये सब डिटेल्स भरने के बाद एक लाइन नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। ओके, लाइन नंबर क्या जनरेट हो गया यहाँ पे 40CW B010011C6D NI0। इसका मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो, 40 NB का लाइन है, कूलिंग वाटर का लाइन है, B01 मतलब यूनिट कोड है, 001 सीक्वेंस नंबर है, यहाँ पे जो पहला 1 है वो क्लास है, उसके बाद सी मतलब यमोसी है, 6 मतलब उसका करोजन अलाउंस है और डी मतलब जो भी शेड्यूल नंबर है वो है। उसके बाद एन आई मतलब इंसुलेशन नहीं है और 0 मतलब 0 mm है। क्लियर है। ओके, उसके बाद आगे क्या इंफॉर्मेशन आपको फिल करना है, ऑपरेटिंग कंडीशंस और डिजाइन कंडीशंस। देखो, जो भी लाइन है उसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या रहेगा, ऑपरेटिंग प्रेशर क्या रहेगा वो आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। या आप कहाँ से भरोगे, इसके लिए आपको एचएमबीडी रेफर करना पड़ेगा। देखो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप देखो कि पीएनआईडी में लाइन कौन सा है। ओके, वो लाइन पीएफडी में सर्च करोगे, पीएफडी में देखोगे लाइन कहाँ से कहाँ तक जा रही है और उसका स्ट्रीम नंबर क्या है। ओके, और वो स्ट्रीम नंबर आप एचएमबीडी में रेफर करोगे, तब जाके आपको उसका जो भी ऑपरेटिंग प्रेशर है और ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो पता चलेगा। क्लियर है। मान लो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रेशर है वो मिनिमम मान लेता हूं मैं 2 kg। ओके, अब देखो ऊपर यूनिट क्या लिखा है, बार गेज में। ओके, तो मैं यहाँ पे बार गेज कंसिडर कर रहा हूँ और मैक्सिमम प्रेशर में मान लेता हूँ 5 बार गेज है। क्लियर है। उसके बाद टेम्परेचर, अब देखो कूलिंग वाटर है तो मिनिमम टेम्परेचर में मान लेता हूँ 22 डिग्री सेल्सियस। ओके, उसके बाद नॉर्मल टेम्परेचर मान लेता हूँ 26 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम टेम्परेचर मान लेता हूँ 32 डिग्री सेल्सियस। ओके, क्लियर है। ये डेटा कहाँ से हमने फिल किया, इसके लिए आपको एचएमबीडी रेफर करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पीएफडी से स्ट्रीम नंबर पता करना पड़ेगा। क्लियर है। ओके, उसके बाद डिजाइन कंडीशंस। देखो, डिजाइन कंडीशंस फिल करने के लिए मैं यहाँ पे एक गाइडलाइंस लिखा है। देखो, डिजाइन प्रेशर आप कहां कहां से ले सकते हो। सबसे पहले डिजाइन प्रेशर ऑफ इक्विपमेंट, मतलब अगर कोई भी लाइन है तो कौन से इक्विपमेंट से कौन से इक्विपमेंट तक जा रही है उस हिसाब से उस इक्विपमेंट का जो भी डिजाइन प्रेशर है वो आप कंसीडर कर सकते हो। मतलब देखो, हम एक पंप का एग्जांपल कंसीडर करते हैं, तो मान लो यहाँ पे एक वेसल है और एक लाइन यहाँ पे जा रहा है, उसके आगे एक पंप लगाया है। ओके, और दूसरा ये लाइन जो है वो ऊपर जाके एक दूसरे इक्विपमेंट में जा रहा है। ओके, अब इस केस में अगर आप देखोगे तो मान लो इस इक्विपमेंट का जो डिजाइन प्रेशर है वो 3 बार गेज है, इस इक्विपमेंट का डिजाइन प्रेशर 6 बार गेज है। ओके, तो ये 6 बार गेज कहां से आएगा, ये जो भी पंप है उसके शट ऑफ प्रेशर से आएगा। इसका मतलब ये आगे का जो भी लाइन है वो सब आपका 6 बार गेज पे डिजाइन रहेगा। मतलब यहां पे आपका 6 बार गेज प्रेशर रहेगा, उसके बाद ये पंप का डिजाइन प्रेशर आपका 6 बार गेज रहेगा। उसके बाद जो भी सक्शन में आइसोलेशन वॉल रहेगा, ओके, मान लो यहाँ पे सक्शन में एक आइसोलेशन वॉल है, पंप से सक्शन आइसोलेशन वॉल तक का जो लाइन है वो भी आपका 6 बार गेज पे डिजाइन रहेगा। लेकिन जो पहले का लाइन है, वॉल के पहले का लाइन, वो आपको 3 बार गेज पे डिजाइन करना पड़ेगा। क्लियर है। ये इक्विपमेंट से जो भी डिजाइन प्रेशर है पाइपिंग का वो कैसे डिफाइन करते हैं। ओके, उसके बाद इधर ऑपरेटिंग प्रेशर प्लस 1.5 और ऑपरेटिंग प्रेशर के ऊपर 10% मार्जिन लेना है।
इसमें से जो भी हायर रहेगा वो वैल्यू आप कंसिडर कर सकते हो। मतलब मान लो आपका ऑपरेटिंग प्रेशर 3 है, तो जो भी लाइन है उसका प्रेशर आप 3.3 या फिर 3 प्लस 1.5 ये ऐड करके जो भी मैक्सिमम आएगा वो आप कंसिडर करोगे। इसका मतलब लाइन का प्रेशर आप 4.5 बार गेज कंसिडर कर सकते हो। क्लियर है? उसके बाद बेस्ड ऑन पंप शट ऑफ हेड, ये मैंने आपको बता दिया, जो भी पंप के डिस्चार्ज का लाइन रहेगा वो पंप के शट ऑफ हेड पे डिजाइन रहेगा। क्लियर है? ओके। उसके बाद बेस्ड ऑन सेट प्रेशर ऑफ रिलीफ वॉल दैट प्रोटेक्ट द सिस्टम, मतलब मान लो यही सिस्टम हम कंसिडर करते हैं और इस सिस्टम में हम ये एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे एक पीएसवी लगाया है। ओके, अब ये पीएसवी किस प्रेशर पे पॉप होगा उस प्रेशर पे हमें ये पूरा सिस्टम डिफाइन करना पड़ेगा। मतलब मान लो ये पीएसवी 5 बार गेज पे सेट किया है, तो ये पीएसवी के पहले का जो भी लाइन है वो सब हम 5 बार पे डिजाइन कर सकते हैं। क्लियर है? 5 बार हमने यहाँ पे क्यों लिया? क्योंकि जैसे ये 5 बार के ऊपर जाएगा तो ये पीएसवी पॉप होगा और ये लाइन का प्रेशर एक्सेस प्रेशर रिलीज हो जाएगा, इसीलिए हम इस पूरा सिस्टम 5 केजी पे डिजाइन कर सकते हैं। क्लियर है? ओके। उसके बाद अगर कोई ऐसी कंडीशन है जहां पे उस लाइन में जो भी प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे जा रहा है, तो उस केस में वो लाइन आपको फुल वैक्यूम के लिए डिजाइन करना पड़ेगा। क्लियर है? ओके। उसके बाद देखो, अगर किसी पाइपिंग या फिर इक्विपमेंट में स्टीम जा रहा है तो वो जो भी सिस्टम है वो हमें फुल वैक्यूम पे डिजाइन करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी स्टीम है उसका वॉल्यूम ज्यादा रहता है और जैसे ही वो कंडेंस होगा तो वॉल्यूम रिड्यूस होगा। अगर वॉल्यूम रिड्यूस होगा और उसको रिड्यूस होने के लिए अगर जगह नहीं रहेगा तो क्या करेगा? वो इक्विपमेंट कोलैप्स कर देगा। समझ रहे हो? इसीलिए वो इक्विपमेंट या फिर वो पाइप फुल वैक्यूम पे डिजाइन होना चाहिए। क्लियर है? ओके। उसके बाद मान लो कोई दूसरी लाइन इसी सिस्टम में एंटर कर रही है। ओके, मान लो एक दूसरी लाइन यहाँ पे एंटर कर रही है और इस प्रेशर में जो भी ऑपरेटिंग प्रेशर है वो 1 बार गेज है। ओके, इस केस में भी ये लाइन आपको 5 बार गेज पे डिजाइन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन आगे जाके इस लाइन को कनेक्ट हो रहा है जिसका डिजाइन प्रेशर 5 बार है। इसका मतलब इस लाइन का प्रेशर 5 बार होने के चांसेस है और अगर आप ये लाइन 2 बार के लिए डिजाइन कर दोगे और किसी वर्स्ट केस में यहाँ पे 5 बार प्रेशर आ गया तो ये लाइन फूट सकता है। क्लियर है? इसीलिए ये लाइन भी आपको 5 बार पे डिजाइन करना पड़ेगा। ओके। उसके बाद अगर कोई कंट्रोल वॉल है तो कंट्रोल वॉल के अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम और बाईपास का जो वॉल है ये सभी वॉल आपको मैक्सिमम प्रेशर पे डिजाइन करना है। क्लियर है? ओके। उसके बाद डिजाइन टेम्परेचर आप कैसे डिफाइन करोगे? देखो, मैक्सिमम डिजाइन टेम्परेचर मेंशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक तो आप क्या कर सकते हो, ऑपरेटिंग टेम्परेचर प्लस 10 डिग्री सेल्सियस कंसिडर कर सकते हो, या फिर वो लाइन जिस इक्विपमेंट से आ रही है या इक्विपमेंट में जा रही है उसका डिजाइन टेम्परेचर क्या है उस हिसाब से आप कंसिडर कर सकते हो। मान लो किसी इक्विपमेंट का जो भी डिजाइन प्रेशर है एकदम ज्यादा है और वो एकदम वर्स्ट केस के लिए डिजाइन किया है, तब उस केस में आप ये कॉल ले सकते हो कि जो भी लाइन का टेम्परेचर है वो हम थोड़ा कम टेम्परेचर कंसिडर करके डिजाइन करेंगे। क्लियर है? ओके। उसके बाद मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम डिजाइन टेम्परेचर आप कैसे डिफाइन करोगे? देखो, जो भी आपका ऑपरेटिंग टेम्परेचर है उससे 10 माइनस करके जो भी टेम्परेचर आएगा वो डिजाइन टेम्परेचर आप उस लाइन के लिए कंसिडर कर सकते हो। ओके, क्लियर है? डिजाइन टेम्परेचर और डिजाइन प्रेशर आपको कैसे मेंशन करना है? ओके। अब देखो, इस लाइन लिस्ट में यहाँ पे डिजाइन प्रेशर आपको कैसे मेंशन करना है, डिजाइन टेम्परेचर कैसे आपको मेंशन करना है, वो क्लियर हो गया। उसके बाद देखो, अल्टरनेटिव कंडीशंस। अल्टरनेटिव कंडीशंस का मतलब क्या है? देखो, कभी कभी क्या होता है, एक ही लाइन हम 2 पर्पज के लिए यूज करते हैं। मतलब सेम लाइन से कोई रीजनरेशन हमें करना है तो वो भी फ्लूइड हम उसी लाइन से पास कर रहे हैं, तो वो करते समय जो भी लाइन है वो उस फ्लूइड के लिए कंपेटिबल होना चाहिए। क्लियर है? नहीं तो फिर वहां पे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। इसीलिए थोड़े टाइम के लिए भी अगर वहां पे कुछ और फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसका प्रॉपर्टीज भी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ताकि उस हिसाब से पाइपिंग वाले उसके सपोर्ट्स या फिर जो भी फ्लैंजेस है, वेल्ड जॉइंट्स है, वो उस हिसाब से कंसिडर करेंगे। क्लियर है? ओके। उसके बाद टेस्टिंग। देखो, टेस्टिंग में मतलब क्या है, जो भी लाइन आपने बनाई है उसका आपको हाइड्रो टेस्ट करना है या न्यूमेटिक टेस्ट करना है। ओके, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखो, यहाँ पे नीचे है हाइड्रो टेस्ट या फिर न्यूमेटिक टेस्ट। मान लो मैं यहाँ पे हाइड्रो टेस्ट सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद कितने प्रेशर पे आप हाइड्रो टेस्ट करने वाले हो वो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। जो भी हाइड्रो टेस्ट का प्रेशर रहेगा वो आपका डिजाइन प्रेशर से 1.3 टाइम्स रहेगा।
क्लियर है? ओके। उसके बाद रिमार्क्स। अब देखो यहाँ पे कभी कभी क्या रहता है, जो भी आपने यहाँ पे इनपुट्स फिल किए हैं वो कभी कभी होल्ड पे रह सकता है, या कोई कोई चीजें आपने एज्यूम किया रहता है वो पाइपिंग वालों को या फिर मैकेनिकल वालों को समझ में आए, इसके लिए आपको यहाँ पे वो मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपका कमेंट बहुत बड़ा है तो आप सिंपली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे नोट 1 लिख सकते हो, नोट 1। ओके, नोट 1 लिखने के बाद आगे या फिर नीचे नोट 1 करके आपका नोट 1 में आपको क्या लिखना है वो यहाँ पे आगे आप लिख सकते हो। ओके, अब यहाँ पे आपने नोट 1 लिख दिया, यहाँ पे नोट 1 का डिस्क्रिप्शन लिख दिया। ओके, अब पाइपिंग वाले या फिर कोई और डिपार्टमेंट वाले लोग ये लाइन लिस्ट रेफर करेंगे तो देखेंगे ये लाइन का पूरा डिटेल्स देखेंगे, उसके आगे नोट 1 देखेंगे और नोट 1 जाके पढ़ेंगे। ओके, तब उनको पता चलेगा कि यहाँ पे जो भी हमने लाइन साइज कंसीडर किया है वो टेंटेटिव है, अभी हमारे पास फाइनल लेआउट नहीं है और उसके हिसाब से हमें पंप हाइड्रोलिक्स करके उस लाइन का साइज डिफाइन करना पड़ेगा। उससे उनको क्या इंपैक्ट होगा, देखो अगर आपका लाइन साइज चेंज हो रहा है तो उसके सपोर्ट्स चेंज हो जाएंगे, जो भी अगर उसको इंसुलेशन है तो इंसुलेशन का थिकनेस चेंज हो जाएगा, इंसुलेशन में जो भी मटेरियल लग रहा है उसका बीओक्यू चेंज हो जाएगा। क्लियर है? इसके लिए जो भी इनपुट्स आप यहाँ पे फिल कर रहे हो वो एकदम इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अगर कोई सिस्टम कोरोजिव है, फ्लूइड अगर कोरोजिव है तो आप यहाँ पे कोरोजिव सर्विस ऐसे मेंशन कर सकते हो। देखो कोई प्लांट विदाउट एक्सीडेंट्स चलना है तो उसमें हर एक की जिम्मेदारी रहती है। आप अगर बोलोगे मैंने यहाँ पे फ्लूइड का नाम लिखा है, अब पाइपिंग इंजीनियर भी देख लेगा वो फ्लूइड कोरोजिव है नहीं है, उसके हिसाब से वो खुद डिसाइड करेगा, ऐसे नहीं करना है। आपको लगता है ना ये क्रिटिकल है, यहाँ पे कोरोजिव है, तो आप यहाँ पे आगे डाल के रखो। मतलब अगर पाइपिंग वाला या फिर कोई और उसे देख रहा है और वो मिस कर देता है कि ये कोरोजिव फ्लूइड है और कोई अलग एमओसी या फिर कोई अलग स्पेक्स वहां पे चूज कर रहा है, तो आगे रिमार्क्स में जाके अगर वो पढ़ता है कि कोरोजिव सर्विस है तो वो अलर्ट हो जाएगा और उस हिसाब से एमओसी सिलेक्ट करेगा। क्लियर है? देखो अगर आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो आपका काम एक सिर्फ प्रोसेस इंजीनियर करके नहीं है, आपका काम यह है कि आपने जो भी प्लांट दिया है वो साइट पे जाके सही से चलना चाहिए। क्लियर है? उसके लिए जो भी एफर्ट्स आपको लगाना है वो लगाना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं प्रोसेस इंजीनियर हूं, मैं सिर्फ इतना ही चेक करूंगा, इतना ही मेरा काम है, ऐसा नहीं है। आपको जो भी इनपुट्स अवेलेबल है उस हिसाब से आगे का इंपैक्ट सोच के आगे वाले को अलर्ट करना भी आपका काम रहेगा। ओके, क्लियर है? ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे रिवीजन नंबर, मतलब अगर ये सब आप पहले ही रिवीजन में कर रहे हो तो आप यहाँ पे 0 कर दोगे। ओके, और उसके बाद आपको पता चलता है कि इसका लाइन साइज चेंज हो गया है। ओके, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, लाइन साइज में आओगे, लाइन साइज चेंज करोगे। ओके, पहले हमारा 40 NB था, हमने यहाँ पे कर दिया अभी 50 NB। ओके, उसे आप हाईलाइट करोगे और आगे जाके यहाँ पे रिवीजन 1 मेंशन करोगे। क्लियर है? अब इसका मतलब क्या है, ये लाइन रिवीजन 1 में चेंज की गई है और इसमें चेंज क्या किया है वो आपने यहाँ पे येलो में हाईलाइट किया है। क्लियर है? अब देखो ये डॉक्यूमेंट कितना क्रिस्टल क्लियर हो गया, आपने ये लाइन चेंज किया है, उसको हाईलाइट किया है, मतलब जब भी अगर सामने वाला देखेगा तो उसको एकदम आसानी से समझ में आएगा कि ये डॉक्यूमेंट में आपको कहना क्या है। क्लियर है? लाइन लिस्ट क्या है, हमें भरना क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो कभी कभी क्या है ना, जब आप फ्रेशर करके ज्वाइन होते हो या फिर 1-2 साल एक्सपीरियंस करके ज्वाइन होते हो तो आपको लाइन लिस्ट बनाने के लिए दिया जाता है। तब उस समय पे ये नहीं सोचना है कि अरे ये क्या है, मैं एक ही काम कर रहा हूँ, एकदम बोरिंग काम है, ऐसे नहीं है। देखो अगर आपको पूरा प्लांट समझना है तो लाइन लिस्ट बनाना आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टास्क हो सकता है, क्योंकि इसमें देखो ना जो भी पूरी सिस्टम है उसमें क्या चल रहा है वो आपको यहाँ पे पता चलेगा। अलग अलग डॉक्यूमेंट्स आप रेफर करोगे, पाइपिंग मटेरियल स्पेसिफिकेशन क्या है, डिजाइन बेसिस क्या है, उसके बाद ये लाइन साइज वो कहाँ से कैलकुलेट किया, उसके बाद यहाँ पे एमओसी ये क्यों सिलेक्ट किया, 2 फेज फ्लो होगा तो क्या इंपैक्ट आएगा, उसके लिए सपोर्ट्स क्यों बढ़ाए, ये सब डिटेल्स आपके सामने आएंगे। क्लियर है? इसीलिए लाइन लिस्ट एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और आपके लर्निंग के लिए भी। मुझे लगता है लाइन लिस्ट क्या है वो मैंने आपको एकदम डिटेल में समझा दिया है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ लो, हम उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाकर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलो आज के इस वीडियो में हम यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। Payos. Learn the smarter way.